हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे प्रतिदिन आप लोगों को किसी न किसी खास टॉपिक पे वीडियो बना के दी जाती है। और आज एक नए टाइम पर एक नए टॉपिक के साथ हम आए हैं शाम 4 बजे। और इसका नोटिफिकेशन मैंने आप लोगों को कल से परसों से देना शुरू कर दिया था। तो जितने लोगों ने नोटिफिकेशन पढ़ा होगा तो उनको पता होगा कि आज शाम 4 बजे से संस्कृत व्याकरण चलने वाला है, जिसको हम लोग कह सकते हैं संस्कृत ग्रामर बोल सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसके लिए आप लोगों को पता है कि किसी भी ग्रामर के लिए, चाहे वो संस्कृत व्याकरण हो, चाहे किसी के लिए हिंदी व्याकरण हो या ग्रामर हो, इंग्लिश ग्रामर हो, उसके लिए कोई स्पेशल क्लास नहीं होता है। ये सभी क्लास के लिए होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लास ऑल। किसी भी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। और आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वह है संधि, जो व्याकरण के अंतर्गत आता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप लोगों के मन में एक सवाल और पैदा होगी कि संधि क्यों शुरू किया गया। तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि संधि से आपके एग्ज़ाम में, चाहे किसी भी बोर्ड से आप एग्ज़ाम दें, किसी भी क्लास का एग्ज़ाम दें, संधि से आपका क्वेश्चन हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा रहता है। चाहे वो हिंदी व्याकरण हो, संस्कृत व्याकरण हो, इन दोनों में संधि से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो मैंने सोचा कि यहीं से मुझे स्टार्ट करना चाहिए। पर डे आपको इस समय शाम 4 बजे डेली एक वीडियो मिलता रहेगा। ये आपका पार्ट 1 है। ठीक है, पार्ट वाइज पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके आपको डेली वीडियो मिलता रहेगा। अगर आप वीडियो लास्ट तक नहीं देखते हैं तो आप, हो सकता है कि अपने एग्ज़ाम में 7 से 8 नंबर आप छोड़ दें, क्योंकि इससे कम नंबर के क्वेश्चन तो एग्ज़ाम में इससे रहेंगे नहीं। सो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ें, इसका तैयारी करें, इसका नोट्स बनाते चलें। एक बार अगर आपने संधि का अच्छे से नोट्स तैयार कर लिया तो समझिए कि जीवन में फिर से कभी संधि पढ़ने के लिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर से आपको एक नए तरीके से फिर से कोई नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, बस एक बार बना लीजिए अच्छा सा। ये जो मैंने तैयार किया है नोट्स, समझ लीजिए कि बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, ना ज़्यादा उफान है। मतलब नहीं होता है कि ज़्यादा बड़ा बड़ा कोई कंसेप्ट देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ही छोटे छोटे बातों में मैंने इसको कवर किया है। अगर इतना आप लोग रेडी कर लेते हैं ना, तो समझ लीजिए कि आपका काम बिल्कुल हो चुका है। मस्त तरीके से आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना टाइम को गंवाए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा संधि। तो सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि संधि क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे जो हमारा टॉपिक है संधि, तो संधि का अर्थ होता है ना मिलना या जोड़ना। ठीक है, जिसको हम अपने भाषा में कह सकते हैं मेल। जैसे कि दो वर्णों का मेल, दो वर्णों के मेल को संधि कहा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए इस संधि किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि दो वर्णों के मेल को, ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, संधि, सम जोड़ धी, दो शब्दों से मिलके बना है ये। एक है सम और एक है धी, तो सम जोड़ धी यानी कि संधि। संधि शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। इस लाइन को याद रखेंगे हमेशा। संधि का अर्थ क्या होता है? मेल या जोड़। और किसका जोड़? तो वो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार, विकार का अर्थ होता है परिवर्तन। विकार का अर्थ क्या होता है? परिवर्तन। मैंने क्वेश्चन में भी इसको लिख दिया है। तो जो परिवर्तन होता है वो संधि कहलाता है। अब थोड़ा सा अगर इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझें तो काफ़ी ईजिली हो जाएगा कि आखिर वर्ण क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पे कहा जा रहा है कि समजोड़ धी शब्द का अर्थ है मेल या जोड़। दो वर्ण, दो वर्ण, ध्यान से देंगे, दो निकटवर्ती वर्ण। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि वर्ण किसे कहते हैं। तो वर्ण आप लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं किसी टॉपिक पर से, इसमें भी चलेगा वर्ण का टॉपिक। बस मैंने बताया नहीं कि संधि से मैंने स्टार्ट किया क्योंकि एग्जाम ज़्यादा दिन नहीं है। सो संधि को आप लोग पढ़ लेंगे तो आप काफ़ी कवर कर पाएंगे, काफ़ी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। वर्ण का अर्थ होता है ना कि हमारे मुंह से जो भी मतलब निकलता है ना ध्वनि, आवाज़, उसका सबसे छोटा अंश, सबसे छोटा अंश जो होता है ना, वो वर्ण कहलाता है। जैसे कहा जाए अ, यानी कितना कुछ नहीं, मतलब आपके मुंह का कोई हिस्सा ज़्यादा वर्क नहीं कर पाए,
आ गया, अ संधि, अ वर्ण है, ठीक है। आ, ई, उ, ये सभी क्या है, वर्ण है। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इय, इसी तरह ज्ञ तक। यानी कि कहने का मेरा सेंस है कि ओ आ जो आप लोग पढ़ते हैं, ओ आ, ई, जिसको छोटी बड़ी जो भी कह लीजिए, डॉट डॉट, उसके बाद आपका क, ख, ग, घ, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो ये सभी कहलाते हैं वर्ण। तो दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं उसी को कहा जाता है संधि। अगर अपने भाषा में समझें तो मान लीजिए कि एक रस्सी इधर से आई है, रस्सी मतलब रसरी, ठीक ना, यहाँ से एक रस्सी आई है, एक रस्सी इधर से आई, ये दोनों अलग अलग है लेकिन दोनों आपस में क्या हो जाए, मिल जाए, तो यहाँ पे इनका क्या हो रहा है, संधि हो रहा है, ये दोनों आपस में जुड़ रहे हैं, इसको संधि कहते हैं। जब दो पार्टियाँ, मान लीजिए कि यहाँ पे हमारी एक पार्टी है आरजेडी जिसको राष्ट्रीय जनता दल कहते हैं, और एक पार्टी है जेडयू यानी जनता दल यूनाइटेड, यानी पिछले विधानसभा चुनाव में ये दोनों पार्टी एक दूसरे से मिली हुई थी, तो इनको कहा जाएगा संधि। इन दोनों पार्टियों में क्या हुई है, संधि हुई है, मतलब ये दोनों आपस में मिले हुए हैं। तो उसी तरह जब दो निकटवर्ती वर्ण आपस में क्या होते हैं, मिलते हैं, तो उसको कहा जाता है संधि। तो आप समझ गए होंगे कि संधि किसे कहते हैं, दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। उसके बाद है, चलिए आपको एग्जाम्पल में हम आपको समझाते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ अच्छे अच्छे एग्जाम्पल रखे हुए हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। हमारा पहला एग्जाम्पल है वो है सम जोड़ तोष, ये दोनों मिलके बन गया संतोष। अब यहाँ पे आप कहेंगे ऐसे कौन से दो वर्ण मिले हुए हैं, तो देखिए सम का जो ये म है, सम का ये सम का म के नीचे हलंत है। हलंत का अर्थ होता है ना कि उसमें से, जैसे कि मान लीजिए हम पढ़ते हैं क, तो क अ आ रहा है ना, क, तो क जो उसमें जो वर्ण है ना लास्ट में आ रहा है वो वहाँ से हट जाता है, कब, जब उसमें हम हलंत लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, हलंत लगाते हैं। तो सम तोष, सम तोष, तो सम म इसका त, इसका म और इसका त, ये दोनों मिलके क्या बन गया, संतोष। यहाँ पे देव व आ रहा है, इधर ई ई, तो यहाँ का यहाँ पे आपका और इसका ई मिलके बन गया ए, देवेंद्र, इसका देव का इसका ई मिलके बन गया ए, देवेंद्र, ठीक है, ये संधि हो रहा है। तो संधि किसका हुआ, अ का और ई का, ठीक है। उसके बाद भानु में उ, धन मतलब प्लस, इसका उ, तो उ मिलके बन गया जिसको हम लोग बड़ा उ कहते हैं, भानुदय। जैसे किसी में तारकुन हो, जैसे किसको पढ़ा जाता है तारकुन और इसको पढ़ा जाता है बारजुन, तो तारकुन में कब होता है, तो तारकुन होगा जैसे छोटा उ है तो तारकुन है, लेकिन बड़ा उ होता है तो क्या होता है, बारजुन होता है। तो उ बड़ा उ, ठीक है। तो भानुदय, तो भान का भान, अदय का दय, लेकिन ये तारकुन और ये उ मिलके बन गया भानुदय। क्या बन गया, भानुदय। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि दो वर्णों के मिल से एक नया जो विकार उत्पन्न होता है, नया परिवर्तन जो हुआ वो हो गया आपका संधि। सम जोड़ तोष संतोष, देव जोड़ इंद्र देवेंद्र, भानु जोड़ उदय भानुदय। एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसा रहेगा, तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन दे देगा, जैसे कहेगा भानुदय का संधि विच्छेद करे, भानुदय का संधि विच्छेद करे, या ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में होता है कि भानुदय का संधि विच्छेद क्या होगा, तो आपको याद रखना है कि भानु जोड़ उदय रहेगा तो वो आपका संधि विच्छेद हो जाएगा। देवेंद्र का संधि विच्छेद क्या होगा, तो देव जोड़ इंद्र। संतोष का संधि विच्छेद क्या होगा, तो समतोष। कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा संधि विच्छेद दे, ऐसे भी दे सकता है कि देव जोड़ इंद्र का संधि क्या होगा, मतलब नया वर्ड या शब्द क्या बनेगा, तो आप कहेंगे देवेंद्र,
उसी तरह भानु और उदय के मेल से क्या बनेगा, तो भानुदय बनेगा। सम जुड़ तो उसके मेल से क्या बनेगा, तो संतोष बनेगा। तो क्लियर है कि आप लोग समझ पाए हैं कि संधि क्या है। उम्मीद है अगर कोई दिक्कत होता है, कोई भी समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव भी देना ऐसा लगे कि नहीं कुछ और भी होना चाहिए तो आप कमेंट करेंगे, तो अगले सेशन में अगले वीडियो में उसे कंप्लीट कर दूंगा। क्योंकि हो सकता है कि मिस्टेक मुझसे भी हो, क्योंकि हर इंसान जो होता है कहीं ना कहीं गलती करता है, क्योंकि इंसान गलतियों का एक पुतला होता है। तो कहीं भी अगर आपको ऐसा लगे कि सर कहीं भी गलती हो रहा है तो आप लोग बेहिचक कमेंट करेंगे, उसका मैं कभी बुरा नहीं मानता हूँ। कोई भी आदमी अगर किसी तरह का कमेंट करता है और मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, आप लोगों को पता होगा अगर आप लोग पहले से देख रहे थे। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और वीडियो को लाइक करें। अपने दोस्तों में देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो वीडियो बनाने का मन करता है, इच्छा जगती है कि चलो थोड़ा सा और मेहनत किया जाए। सो आप लोग ये जरूर करेंगे इस चैनल के लिए। तो आप समझ गए कि संधि क्या है। यहाँ पे थोड़े कुछ नोट हैं, इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं, बट एग्ज़ाम में ये सब नहीं आता है। एग्ज़ाम में मैंने ऊपर जो बताया वही सब आएगा। फिर भी इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा में जान लेने से कोई बुराई नहीं है। थोड़ी बहुत जानकारी रहती है तो अच्छी बात है कि जानकारी रहनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा समझते हैं। यहाँ पे लिखा है कि संधि के नियम केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं है, बल्कि कोरियाई जैसी यूराल आल्टिक परिवार की भाषाओं में भी है। जिस प्रकार नीला और लाल मिलकर बैगनी रंग बन जाता है, उसी प्रकार संधि एक प्राकृतिक या सहज क्रिया है। मतलब कहने का सेंस क्या है, कहने का सेंस है कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा कि दो वर्णों के मिल से एक नया शब्द बनता है, वो कहलाता है संधि। उस जिस तरह एक नीला और लाल रंग मिलता है, दो रंग मिलते हैं अलग अलग, तो एक तीसरे रंग का निर्माण कर देते हैं। उसी प्रकार से नेचुरल है कि जब दो वर्ण मिलते हैं तो एक नए वर्ण का निर्माण कर देते हैं। तो संधि का जो यूज है केवल भारतीय भाषाओं में ही नहीं है, केवल हमारे देश में नहीं है, बल्कि कोरियाई जैसे देशों, मतलब कोरिया जैसे यूराल आर्टिक परिवार, मतलब लगभग लगभग सभी देशों में इसका यूज और सभी भाषाओं में इसका यूज किया जाता है। तो आपको ये नहीं सोचना है कि संधि केवल इंडिया में है, बल्कि बहुत सारे देशों में, लगभग सभी देशों में है, ठीक है ना। और यहाँ पे नीला और लाल एग्जाम्पल देने का अर्थ ये था कि ये एक नेचुरल प्रक्रिया है कि जब दो रंग मिलते हैं तो तीसरा रंग बनाएंगे। उसी तरह वर्णों में क्या होता है कि दो वर्ण मिलेंगे तो नया वर्ण तैयार करेंगे। देखिए ये हमारा संधि का टॉपिक चल रहा है। जैसे ही खत्म होगा संधि तो आप लोगों को आएगा समास पढ़ने के लिए, तो समास में चर्चा होगी और वहाँ पे फिर से थोड़ी संधि की बातें आएंगी, सो आप लोग याद रखेंगे। वहाँ पे मैं आपसे कुछ कुछ पूछूंगा अभी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, अब आता है हमारे सामने अगला टॉपिक, वो है संधि के भेद। संधि के भेद, संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए संधि मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं, आप लोग भी पहले पढ़े होंगे। तो संधि कितने प्रकार के होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर संधि, जिसको संस्कृत में कहा जाता है अच संधि। क्या कहा जाता है, अच संधि। देखिए कुछ पे मैंने लिख दिया है। और दूसरा है व्यंजन संधि, जिसको कहा जाता है हल संधि। संस्कृत में कहीं कहीं हल संधि लिखे तो समझ जाइए वो व्यंजन संधि की बात हो रही है, अगर अच संधि लिखे तो समझ जाइए स्वर संधि की बात हो रही है। तो हिंदी व्याकरण हो या संस्कृत व्याकरण हो, दोनों में विसर्ग संधि को विसर्ग संधि ही कहा जाता है। लेकिन वैसे आप नेचुरली याद रखेंगे स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो संधि यहाँ पे कितने प्रकार के हुए जी, तो आपको दिमाग में हमेशा रखना है कि तीन प्रकार के। अब एक एक के बारे में, हर एक के बारे में हम लाइन बाई लाइन तीनों के बारे में, और तीनों के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या नियम हैं, सब के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए थोड़ा पार्ट वाइज, मैं कुछ भी पढ़ाता हूँ तो पार्ट वाइज, एक दिन में मैं कंप्लीट कुछ भी नहीं करता हूँ क्योंकि वीडियो लंबा होने लगता है। तो मैं पार्ट वाइज का वीडियो बनाऊँगा और आप इसको आसानी से तैयार कर सकते हैं। अगर आप लोग बोर हो रहे हैं, कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा ताकि मैं अगली बार से और ज़्यादा इसको बेहतरीन कर सकूं। जैसा भी देखिए वीडियो देखने के बाद कमेंट जरूर करना चाहिए, आपको कैसा लगा सुझाव देना चाहिए, तो आदमी उस हिसाब से काम करता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या है अगला टॉपिक हमारा कि स्वर संधि। सबसे पहले हमने पढ़ा कि संधि तीन प्रकार के, जिसमें सबसे पहला क्या था जी, स्वर संधि। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। तो यहाँ पे लिखा गया, इसका डिफिनीशन, इसका परिभाषा है कि दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार यानी परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं।
यानी कि जब दो स्वर मिलते हैं, स्वर क्या होते हैं? अ, आ, ई, उ, ए, ओ, री, अंग, आ, ऐसे करके 12 से 13 स्वर है। इन दोनों के आपस में मिलने, मतलब इनमें से कोई भी दो आपस में मिलेगा ना, तो उसको हम लोग कहेंगे स्वर संधि, यानी स्वरों का संधि हुआ है, ठीक है ना। जैसे कि आप एग्जाम्पल है विद्या जोड़ आलय, यानी कि विद्यालय। तो विद्यालय में क्या है? तो यहाँ पे देखिए, विद्या में विद्या, आ, क्या आया? आ। धन, फिर यहाँ पे क्या है? आ है। तो आ मिलके होता है आ, तो ये बन गया विद्यालय। विद्या, विद्या, देखिए विद्या, आ, लय, विद्यालय। तो दो स्वर, ये भी स्वर, ये भी स्वर, तो दो स्वरों के मेल से जो संधि होती है उसको हम लोग कहते हैं स्वर संधि, ठीक है। अगर कोई भी वर्ण, अगर स्वर वर्ण के अलावा कुछ आता है, जैसे कि मान लीजिए एक स्वर वर्ण है और एक व्यंजन वर्ण है, जैसे कि क ख ग घ से कोई आ गया, एक ओ आ गया, तो वो क्या होगा? वो व्यंजन संधि कहलाएगा, ठीक है। बट अगर दोनों का दोनों क्या है? स्वर है, तो उसे हम लोग कहेंगे स्वर संधि। तो याद रखेंगे, दो स्वरों के मेल से होने वाले विकार को, परिवर्तन को क्या कहेंगे? स्वर संधि कहेंगे। जैसे विद्या जुड़ आलय बराबर विद्यालय, ठीक है। उसके बाद है कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो आप कहेंगे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। अब पांचों का नाम चलिए हम जान लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पांचों का नाम दिया हुआ है। पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। तो ये हमारे पांच ये हमारे संधि हैं जिनके बारे में एक एक करके सारे रूल्स हमें पढ़ने हैं। तो चलिए आज का पहला जो है दीर्घ संधि, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। और आज का हमारा यह अंतिम टॉपिक होगा, मतलब आज की क्लास के लिए। आज हम लोग दीर्घ संधि के बारे में पूरा पढ़ेंगे और उसके बाद से अगला जो टॉपिक होगा हमारा कल होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है दीर्घ संधि। पहला हमारा है दीर्घ संधि। दीर्घ मतलब होता है बड़ा। यहाँ पे देखिए संस्कृत में अगर इसका परिभाषा देना हो ना तो ऐसे देते हैं, अकस्वर्णे दीर्घ। अकस्वर्णे दीर्घ, ये होता है दीर्घ संधि का परिभाषा। लेकिन अगर हिंदी में देना हो तो कहेंगे अर्थात अक प्रत्याहार के बाद उसका स्वर्ण आए तो दोनों मिलकर दीर्घ बन जाते हैं। ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ के बाद यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ आए जाए तो दोनों मिलकर दीर्घ आ, ई और उ हो जाते हैं। सिंपल भाषा में आपको यही याद रखना है ना, डिफिनीशन देना हो, ये क्या दिया है, अक प्रत्याहार, ये सब ठीक है, सजाने के लिए अच्छा लगता है। बट अगर मेनली हम बात करें ना तो आपको याद रखना है कि अ, ई, उ, अ, ई, उ, अगर ये दोनों मिलेंगे ना तो ये बड़ा आ, ई, उ बना देंगे। बस इतना ही दिमाग में रखना है। और इसी को हम लोग कहते हैं दीर्घ संधि। क्या कहते हैं? दीर्घ संधि। अ, ई, उ, अ, ई, उ मिलेंगे तो बड़ा आ, बड़ी उ। मतलब कहने का सेंस ये है कि अ में अ मिलेगा तो आ, फिर ई में ई मिलेगा बड़ी, उ में उ मिलेगा बड़ा उ। अब ये कोई जरूरी नहीं कि छोटा छोटा मिले तभी होगा, नहीं, ऐसा भी हो जाएगा जैसे आ में अ मिलेगा तभी आ होता है, अ में आ मिलेगा तभी आ होता है। इसी तरह बड़ा हो छोटा हो, दो एक जैसे मिलेंगे ना तो उनको कहेंगे दीर्घ संधि, ठीक है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, मैं एग्जाम्पल में यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला एग्जाम्पल है ओ आ के लिए हम चलते हैं। ओ आ के लिए अगर हम बात करें इसकी तो देखिए ओ आ प्लस ओ या आ, ओ या आ, ओ या आपस में मिलेंगे तो आ ही बनाएंगे, आ ही बनाएंगे। इस बात को आप अच्छी तरह समझिएगा कि अ हो छोटा हो चाहे बड़ा आ, मतलब आ हो, तो मिलेंगे तो आ ही बनाएंगे। एग्जाम्पल में जैसे अ मिलके अ आ मिलके आ, ओ आ ओ आ, ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये होता है आपका दीर्घ संधि। तो अगर इतना बात को आप दिमाग में बैठा लेते हैं कि जब भी इस प्रकार की संधि हो
तो आप कहेंगे उसको दीर्घ संधि। तो गारंटी है कि एग्जाम में आपसे कहीं भी गलती नहीं होगी। आपको एग्जाम में डिफिनीशन लिखने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं आता है, बस आपको रूल्स याद होने चाहिए, और ये सभी रूल्स हैं, इनको याद आपको रखना है, किसके मिलने से क्या बनता है। तो यहाँ पे आपको देखिए एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो सॉरी, इसका एग्जाम्पल अगर देखें, जैसे ओ आ रहा है तो धर्म, पढ़िए धर्म, म अ अर्थ अ, तो डायरेक्टली अर्थ दिख रहा है अ, दोनों में अ, तो अ मिलके आ, तो वो हो गया धर्मार्थ, धर्मा आ, धर्मार्थ। समझ रहे हैं बात को, अ मिलके आ, धर्मार्थ। उसी तरह यहाँ पे अगर बात करें आ, तो ही मो में इसमें का आ, तो आ हिमालय, आलय यानी आ रहा है। तो कहने का सेंस क्या है कि आ जब भी मिलेंगे तो आ ही बनाएंगे। यहाँ पे बहुत सारे आपको एग्जाम्पल दे दिए गए हैं, आप लोग आसानी से अपने से भी इसको समझ सकते हैं। कोई दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपका इंतजार करेंगे और आपके कमेंट्स का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो ये हो गया आपका आ के लिए। उसके बाद है यहाँ पे आप देखेंगे ई और ई के लिए, छोटी बड़ी कोई भी ई हो, उसके लिए अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखिए ई बड़ी, ई मतलब ई छोटी और बड़ी मिलके बड़ी, बड़ी और छोटी मिलके बड़ी, बड़ी बड़ी मिलके बड़ी। ठीक है, तो उसका एग्जाम्पल में र वी। अच्छा, बड़ी छोटी कैसे पता करते हैं, जैसे अगर इसको हर्षिकार बोला जाता है, सॉरी इसको हर्षिकार बोलते हैं और इसको दीर्घिकार, मतलब ऐसे हो तो हर्षिकार, ठीक है, और ऐसे हो तो दीर्घिकार। तो वो हर्षिकार हो चाहे दीर्घिकार हो, कोई भी हो तो दीर्घिकार ही होगा, बड़ी ही होगी। तो यहाँ पे आप देख लेंगे छोटी मतलब रवि ई, और यहाँ पे छोटी इंद्र बन गया रविंद्र। उसी तरह एक और एग्जाम्पल है, अलग अलग एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, दो एग्जाम्पल है, मुनि ई छोटी और इंद्र मुनिंद्र, दो एग्जाम्पल है। आप लोग चाहें तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, मैंने हाई बीच में डैश लगा के लिख दिया है। गिरी छोटी बड़ी, गिरी इस तो गिरीश, मुनि छोटी बड़ी मुनीस, लेकिन वर्ण क्या रहा है, सब में आप ध्यान से देखेंगे तो देखिए सब में दीर्घिकार, सब में क्या बन रहा है दीर्घिकार, यानी कि बड़ी का निर्माण कर रहा है। कभी भी गलती से छोटी कर दिए, मतलब इस साइड से कर दिए, ऐसे कर दिए, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है आपको। तो ये आपका बन गया मुनीस। फिर मही बड़ी छोटी, यहाँ पे एग्जाम्पल भी देख सकते हैं, बड़ी छोटी महेंद्र, बड़ी नारी इंदु छोटी नारिंदु। फिर यहाँ पे बड़ी और बड़ी, तो बड़ी नदी और बड़ी इस नदीश, मही बड़ी और इस महिष। समझ में आ रहा है बात, ये सब होता है दीर्घ संधि। तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका आप लोग। और इसका जो ग नंबर है वो है ऊ। तो ऊ की अगर हम बात करें तो ऊ की संधि कैसे होती है, तो देख लीजिए ऊ 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 ऊ, चाहे छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो, ये ऊ ही बनाएगा। तो ऑलरेडी मुझे उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। अब मुझे लग रहा है कि आपको कहीं इसमें दिक्कत नहीं होने वाला है, फिर भी थोड़ा सा। भानु बड़ा ऊ, सॉरी छोटा ऊ और छोटा ऊ मिलके बड़ा ऊ, भानुदय। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल है, छोटा ऊ बड़ा ऊ। इसी तरह छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ बड़ा ऊ बड़ा ऊ। ये सब आप इतना समझ गए होंगे कि कैसे ये दीर्घ संधि में सब हो रहा है। तो ये हमारा हो गया दीर्घ संधि। उम्मीद है कि आप लोग आज की क्लास काफ़ी आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा वो भी कमेंट करें, अच्छा लगा वो भी कमेंट करें, जो भी आपकी प्रतिक्रिया है मैं आपके कमेंट के इंतजार करूंगा। और सभी लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, जो भी आपको लगता है। लाइक अच्छा लगता है तो लाइक कर दो यार, नहीं अच्छा लगता है डिसलाइक कर दो, ये आपकी इच्छा हुई, आज़ादी है आप लोगों को। और शेयर करो, लाइक करो तो शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो फिर हम कल अगले एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पॉइंट प्रिंस सर, जहाँ पे प्रतिदिन आपको आपके काम की वीडियो दी जाती है। तो आज के शाम 4 बजे हम लोग फिर से
प्रेजेंट हो चुके हैं एक नए टॉपिक के साथ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम प्रतिदिन शाम 4 बजे एक वीडियो अपलोड करते हैं और अभी हम लोगों ने शुरू किया है संस्कृत व्याकरण में संधि। हमारा टॉपिक क्या चल रहा है जी? संधि चल रहा है, जिसका हमने कल पढ़ा था पार्ट 1। अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मैंने एक लिंक दिया है। लिंक को आप ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको एक प्लेलिस्ट खुलेगा, मतलब इस चैनल का पूरा प्लेलिस्ट खुलेगा। उसमें आप लिखेंगे नहीं, मतलब उसमें लिखा होगा संस्कृत व्याकरण। उसको ओपन करेंगे और लाइन बाय लाइन पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी वीडियो अपलोड है उसमें आपको मिल जाएगा। यहाँ सावधान आसानी से आप उसको पढ़ सकते हैं। मैंने यहाँ पे चैनल का लिंक इसलिए दिया है प्लेलिस्ट का, ताकि बहुत लोगों को प्लेलिस्ट में जाने का तरीका मालूम नहीं होता है, तो वे लोग इससे ये भी पता कर पाएंगे कि उनके काम की चीज़ और भी कुछ कुछ उसमें टॉपिक है, तो वो चीज़ भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है क्लास ऑल, मतलब कहने का अर्थ है कि आपको पता है कि व्याकरण का कोई स्पेशल कोई क्लास नहीं होता है, इसे सभी क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं। और हमारा सब्जेक्ट है संस्कृत ग्रामर, यानी कि संस्कृत व्याकरण। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके काम की है तो आप वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर करें। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि संधि क्या है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, और फिर हमने ये पढ़ा कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें 5 भेद आपको बताया गया। और उन 5 भेदों में आपने कल पढ़ा था दीर्घ संधि के बारे में। तो दीर्घ संधि के बारे में आप लोगों ने काफ़ी अच्छे से समझा, आप लोगों का कमेंट मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छा लगा। आज हम 2 संधियों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहला हमारा आएगा गुण संधि। आज हम लोग 2 संधि की चर्चा करेंगे और फिर अगले पार्ट में इस स्वर संधि को कंप्लीट कर देंगे। तो बिना टाइम गंवाए चलिए इस टॉपिक को शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि गुण संधि क्या है। जैसा कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है गुण संधि। हमारा दूसरा जो संधि है स्वर संधि का भेद में, वो है गुण संधि। इसका अगर हमें डिफिनीशन देना हो या इसे समझना हो तो आप कहेंगे कि इसमें ओ आके आगे क्या हो, ई, मतलब कि छोटी और बड़ी हो तो वो चेंज हो जाता है ए में। ध्यान दीजिएगा बात को। अगर आपके पास पहले दिया हो ओ आ और फिर दिया हो ई या बड़ी ई में कोई भी एक वर्ण, तो उन दोनों के मिलने से वो दोनों का नाम, मतलब ये दोनों कन्वर्ट हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ए में। किस में चेंज हो जाएगा? ए में। उसी तरह अगर ऊ क्या हो, यहाँ पे ऊ हो और तो वो हो जाएगा आपका ओ। ध्यान देंगे क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। तथा री हो, क्या हो? री हो तो वो बदल जाएगा अर में। मतलब कहने का सेंस आप लोग समझिएगा। अगर मान लीजिए कि ओ आके आगे, किसके आगे? ओ आके आगे ये ई है तो चेंज होगा ए में। अगर ओ आके आगे ऊ है तो चेंज होगा ओ में। अगर अ आके आगे री है तो चेंज होगा अर में। तो इसे हम लोग कहते हैं गुण संधि। क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। बहुत लोग थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे, तो चलिए इस कंफ्यूजन को हम दूर करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में आपको हम समझाएंगे। एग्जाम्पल अगर आप लोग समझ जाएंगे तो ईजिली होगा आप लोगों के लिए। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे अ है, ठीक है, तो अ के बाद क्या आया? ई आया, तो अ और ई मिलके किस में चेंज हो गया? ए में, ठीक है। फिर अ के बाद बड़ी ई आया, वो भी किस में चेंज हो गया? ए में। तो कहने का सेंस हमारा यही था कि अ या आ के बाद बड़ी ई या छोटी ई, कोई भी ई आए तो वो जो हमारा चेंज होगा वो चेंज होगा ए में। किस में चेंज होगा? ए में चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं कि न र में आपका इसमें आ रहा है ओ, ठीक है। और फिर यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं ई, तो अ और ई आपस में मिलके न रेंद्र एंद्र यानी ए आ रहा है, क्या मिलके? ए बन गया, तो न रेंद्र। तो ये आपको पूछा जाएगा कि ये कौन सी संधि है, तो आप कहेंगे ये, बिना मतलब ज़्यादा सोचे सीधे कहेंगे ये गुण संधि है। क्या है जी? गुण संधि है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे। उसी तरह अगर हम बात करें कि अ आ के बाद अगर आ जाए, मान लीजिए छोटा हो या बड़ा हो,
ऐसे आ जाए तो वो चेंज जो होता है वो ओ में चेंज हो जाता है। ओ किस में चेंज हो जाएगा? ओ में। अगर चलिए इसका एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पे मैंने और भी सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, तो इसको आप लोग अपने से भी चाहे तो समझ सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे मैंने देख लीजिए बड़ी छोटी बड़ी छोटी के एग्जाम्पल दिया है, मैंने अ का एग्जाम्पल दिया है, आ का एग्जाम्पल दिया है, और सबको मैंने दिखाया कि सभी के सभी ए में कन्वर्ट हो रहे हैं। सभी के सभी किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? ए में। चलिए थोड़ा सा ऊ वाले को समझते हैं कि आ के बाद ऊ आ जाए तो वहाँ पे आप लोग क्या करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे काफ़ी अच्छे से देखिए। मेरा क्या है ना कि पार्ट वाइज मैं थोड़ा सा नहीं चाहता हूँ कि उतना बड़ा बड़ा वीडियो बना। ऑलरेडी मैं पहले वीडियो बड़ा बड़ा बनाता हूँ, बट थोड़ा छोटा छोटा वीडियो पार्ट वाइज बनाऊंगा ताकि आप लोग भी बर्डन ना बढ़े, टेंशन ना बढ़े, और इजीली आप लोग एग्ज़ाम तक सभी संस्कृत व्याकरण के टॉपिक को क्लियर कर सकें और अच्छे मार्क्स ला सकें। आप लोगों से नम्र निवेदन है कि जब भी आप लोग का रिजल्ट आए, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से लेकर के आप लोग अपने अपने मार्कशीट का फ़ोटो खींचकर उसमें डालेंगे, ताकि मुझे देखने के बाद मुझे भी खुशी मिले, मुझे लगे कि हाँ मेरा मेहनत कुछ लोगों पे तो सफल हुआ। कम से कम कुछ लोग तो इससे पढ़ के, अगर एक आदमी भी बढ़िया से निकल गए तो मेरा ये मेहनत सफल हो जाएगा। यहाँ पे ख नंबर आप लोग देखेंगे, अ के साथ उ मिल रहा है, अ के साथ उ तो बन रहा है ओ। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, अ छोटा उ, तो ज्ञा न, तो इसमें अ आ रहा है, ज्ञा न अ। यहाँ पे छोटा उ तो आपको दिख ही रहा है, उपदेश, तो ज्ञान उपदेश मिलकर ज्ञानो, ज्ञानो ओ उपदेश, ज्ञानोपदेश, ज्ञानो ओ। उच्चारण करके देखिए, ओ आएगा, ज्ञानो। यानी कि यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे अ उ के मिलने से ओ कन्वर्ट हो रहा है, मतलब ओ में बदल जा रहा है। तो जब भी अ और उ या आ या उ आपस में मिले तो वो ओ में ही कन्वर्ट होगा, और वो आपका कहलाएगा गुण संधि। कौन संधि कहलाएगा? गुण संधि कहलाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अ धन उ बराबर ओ कौन सी संधि है, किस प्रकार की संधि है? तो आप कहेंगे गुण स्वर संधि। स्वर संधि का भेद है गुण स्वर संधि या गुण संधि आप कहेंगे। उसी तरह आप लोग का यहाँ पे देखिए आ उ, तो आ उ मिलके ओ, आ उ मिलके ओ, तो महा आ उ उत्सव। तो देखिए महोत्सव, महो ओ, महोत्सव ओ आ रहा है, ठीक है। उसी तरह अ उ बड़ा उ आ गया, अब ओ ये भी ओ में चेंज होगा। ज ल अ बड़ा उ है उर्मी, तो जलोर्मी ओर्मी, जलोर्मी। समझ में आ रहा है ना बात? मतलब कहने का सेंस क्या है? कहने का सेंस ये है कि जब भी अ उ मिलेगा या आ उ मिलेगा तो ओ में ही कन्वर्ट होगा। महा आ उर्मी, महार महोर्मी, सब में ओ आ रहा है। सबके लास्ट में आप क्या देख रहे हैं कि सब में ओ आ रहा है। तो जब भी आपको याद रखना है कि अ आ के बाद उ मतलब बड़ा उ या छोटा उ, कोई भी उ आ जाए तो वो ओ में ही बदलेगा, और उसे हम लोग कहेंगे गुण संधि। क्या कहेंगे? गुण संधि कहेंगे। तो आपको ये बढ़िया सी याद रखना है टॉपिक, ताकि आप लोगों को कोई समस्या न हो और अच्छे से आप लोग एग्ज़ाम में इसको मेंटेन कर सकें। अगर आपको लगता है कि कहीं पे कुछ गलती है, कोई दिक्कत है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हो जाता है मिस्टेक हर इंसान से भर, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करता हूँ कि गलती ना हो और मैं आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं और उसमें कोई दिक्कत किसी को ना हो। तो कहीं भी आप लोगों को कोई सुझाव देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं, उसके लिए आपके पास खुली आज़ादी है, और मैं आपके कमेंट का बिल्कुल इंतज़ार करूँगा कि आप लोग क्या कमेंट देते हैं। तो यह आपने समझ लिया अभी तक क नंबर सेक्शन में कि आ के बाद अगर ई है तो ए में बदलेगा, और आ के बाद अगर उ है, चाहे छोटा उ चाहे बड़ा उ, तो वो ओ में बदलेगा, और इसे हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? तो इसे कहेंगे हम गुण संधि। अब आता है तीसरा ग नंबर घ नंबर, थोड़ा इसको समझ लेते हैं। यह है कि अगर अ के बाद री आ जाए, वो री जो ऋषि वाला होता है, अ री, तो यहाँ पे ये चेंज होगा अर।
किस में चेंज होएगा? और में। चाहे आ भी हो और री आए तो वो भी चेंज होगा अर में। तो अ हो या आ हो, अ हो या आ हो, दोनों और में ही चेंज होगा। कब? जब उसमें री लगा हो तब। तो आप 3 पॉइंट को हमेशा दिमाग में रखेंगे। पहला कि अ या आ के बाद छोटी या बड़ी आए तो वो ए में बदलेगा। अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए तो ओ में बदलेगा। अ या आ के बाद री आए तो वो अर में बदलेगा। इसे ही हम लोग गुण संधि कहते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे तो देव अ री, तो देवर देवर्षि, देवर अर, देखिए अर क्या रहा है? अर, देवर्षि, ठीक है, देवर्षि। उसी तरह महा आ री, आ और री, महर्षि अर, ये भी अर में चेंज हो गया, महर्षि। तो ये आपका हो गया गुण संधि। तो उम्मीद है कि आप लोग गुण संधि को अच्छे से समझ पाए होंगे और आप एग्जाम में इसको काफ़ी अच्छा करेंगे, अच्छे से लिखेंगे। तो बस इसी उम्मीद के साथ हम चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम में अच्छे से बैठें। तो चलिए अब इसका हम दूसरा, आज का दूसरा यानी कि स्वर संधि का तीसरा भेद जो है उसको जानते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या है। तो आज का हमारा अंतिम टॉपिक और स्वर संधि का तीसरा जो भेद है वो है हमारा वृद्धि संधि। क्या है जी? वृद्धि संधि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे कि अगर आपसे क्वेश्चन ये रखा जाए कि वृद्धि संधि क्या है तो आप सीधे बोलेंगे कि अ आ का ए ऐसे जब मेल हो, मतलब इनको मिलाया जाए, जब अ आ का ए ऐसे मेल हो तो वो चेंज होता है ए। किस में चेंज होता है? ए में। जैसे कि आपने पीछे वाले संधि में क्या पढ़ा कि जब अ आ को ई से मिलाएंगे तो ए होगा, ए केवल ए होगा। लेकिन जब अ आ का ए से मिलाएंगे ना तो ए हो जाएगा। देखिए एक होता है ए और एक होता है ए, तो ए हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह अ आ का अगर ओ से मिलाएंगे ना तो वो चेंज होगा औ में। किस में चेंज होगा? औ में। तो इसे हम लोग कहते हैं वृद्धि संधि। सिंपल लैंग्वेज में आपको याद ये रखना है कि जब अ या आ के बाद ए या ए हो तो वो चेंज होगा ए में। सीधे पहला पॉइंट तो आपको ये नोट कर लेना है। दूसरा पॉइंट आपको ये नोट करना है कि अ या आ के बाद ओ या औ हो तो वो चेंज होगा औ में। सीधे सीधे ये बात दिमाग में रखनी है। अगर ये दो चीज़ आप लोग याद रखते हैं, आपको सीधे बोलना है कि ये आपका है वृद्धि संधि। कौन संधि है? वृद्धि संधि। थोड़ा सा डिफरेंस होता है वृद्धि संधि और आपका गुण संधि में। गुण संधि में क्या था कि यहाँ पे अ आ तो रहेगा लेकिन उसमें ई छोटा ई बड़ा ई, तो ए में केवल ए में चेंज होगा। लेकिन जैसे ए आया तो ए हो गया। और ओ आ अगर हो ओ मिलेंगे तो ओ बनाएंगे। उसमें 3 लाइन था, मतलब 3 टॉपिक था, इसमें 2 है। आपको यही डिफरेंस करके याद करके रखना है कि कौन कौन सा संधि है। थोड़े थोड़े माइनर गलती के चलते काफ़ी समस्या हो जाती है और आप लोग एग्ज़ाम में गलती कर बैठते हैं और आपका नंबर कम आ जाता है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग गलती करें, इसलिए मैं एक ही चीज़ को बार बार दोहरा रहा हूं तो आपके दिमाग में बैठ जाए कि नहीं, अ आ के बाद ए आएगा तो वो वृद्धि संधि होगा, ए कहलाएगा। अ आ के बाद ओ आएगा तो अ होगा, वृद्धि संधि कहलाएगा। बट गुण संधि तब कहलाएगा जब छोटी बड़ी हो, समझ रहे हैं ना, छोटा हो बड़ा हो री हो, तब जाके वो आपका कहलाएगा गुण संधि। लेकिन ये 2 टॉपिक होंगे तो वो कहलाएगा हमारा वृद्धि संधि। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स कि कैसे ये सारी चीज होता है, क्योंकि एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। रूल तो आपको याद रखना पड़ता है, एग्जाम्पल आपके एग्जाम में आते हैं। यहाँ पे पहला है हमारा, चलिए देखते हैं। अ ए तो मिलके बन गया ए, ए मिलके ए। अब ये अ वाला हो गया, अब आ वाला आ ए। दिमाग में एकदम बैठा लीजिए, ये लाइनिंग जो है आप लोग दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए। ये सारा खेल क्या है, सारा खेल अगर दिमाग में आप रखते हैं तो आसानी से एग्जाम में आप काफ़ी मार्क्स उठा सकते हैं,
काफ़ी ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप लोग ला सकते हैं। तो यहाँ पे एक एक, तो दोनों में ध्यान से देखिएगा, ए कौ ओ क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है ओ, और पहले से एक में ए है ही, ए। अब ये बन गया एक कै क, एक कै क, एक कै कै ए आ रहा है, ठीक है ना, एक कै क। यहाँ पे म त अ आ रहा है, यहाँ पे ए, मतैक्य मतैक्य ए ऐक्य, ठीक है ना। सदा आ ए मिलके ए, सदैव ए सदैव। फिर महा आ ऐश्वर्य ए महेश्वर्य। मतलब कि सिंपल सी लैंग्वेज में आपको याद रखना है कि अ या आ हो, ए या ए हो, जब भी वो संधि करेगा तो वो बनेगा ए। क्या बनेगा, ए। और इसको हम लोग कहेंगे वृद्धि संधि। क्या कहेंगे, वृद्धि संधि कहेंगे। इस बात को आपको हमेशा दिमाग में रखनी है। इसका दूसरा है, अब दूसरा समझते हैं। इसका दूसरा है अ ओ मिलके क्या बनाएगा, ओ मिलके बनाएगा ओ। तो इसमें देखिए व न, तो व न यानी आ रहा है अ, व न अ ओ। यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है बाबू, यहाँ पे ओ नहीं ओ होगा। यहाँ पे वनौषधि, वन जुड़ औषधि मिल के ये बना देगा वह नौषधि, नौ औषधि हो जाएगा, ठीक है ना। उसी तरह आप लोगों का आ जोड़ ओ मिल के औ, तो यहाँ पे देखेंगे महा आ औ मिल के औ महौषधि, महौषधि। फिर औ मिल के औ बनाएगा परम औषध, तो परम औषध। तो उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी इसको समझ पाए होंगे। तो ये था आप लोगों का वृद्धि संधि। तो आज के क्लास में आपने पढ़ा गुण संधि और वृद्धि संधि। उम्मीद है कि आप लोग काफ़ी अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है, कहीं भी कोई समस्या है, तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का पूरी तरह से, पूरे दिल से इंतज़ार करता हूं कि आपका कमेंट क्या होगा, ताकि मैं उसका रिप्लाई दे सकूं। कहीं भी कोई सुझाव देना हो, कोई समस्या हो, जो कुछ भी आपके दिल में है, आपके मन में है, इस चीज़ को देखने के बाद आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर करूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही। धन्यवाद कि आप लोगों ने इस वीडियो पे इतना टाइम दिया, इस चैनल को देखा। आप लोग वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें और मेरा मनोबल बढ़ाएं, ताकि मैं इस तरह से और अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूं। तो फिर मिलते हैं कल के क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट संस्कृत ग्रामर, जैसा कि हम लोग प्रतिदिन शाम 4 बजे इसको पढ़ते हैं। और हमारा टॉपिक अभी चल रहा है संधि। टॉपिक हमारा क्या है जी, संधि, जिसका पार्ट 3। अभी हम लोग आज के क्लास में हम लोग इसका क्या पढ़ेंगे, पार्ट 3 पढ़ेंगे। पार्ट 1 में, पार्ट 2 में आप लोगों को बताया जा चुका है कि संधि क्या होता है, संधि कितने प्रकार के होते हैं, उसमें से स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के कितने भेद होते हैं, और स्वर संधि के 5 भेदों के 3 भेदों का एक्सप्लेनेशन हो चुका है। साथ ही साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका PDF का लिंक भी दिया गया है पार्ट 2 में। और आज भी ये जो क्लास चल रहा है, इसमें भी आप लोगों को इसका PDF का लिंक नीचे दिया गया है डिस्क्रिप्शन में, जाकर के वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 तीनों सेशन का आपको PDF है, एक ही PDF में तीनों मिल जाएगा। अगर आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा है, तो वो भी डिस्क्रिप्शन में ही उसका प्लेलिस्ट दिया गया है। प्लेलिस्ट को ओपन कर सकते हैं लिंक से, और लाइन बाय लाइन पीछे का सारा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज स्वर संधि को हम लोग समाप्त करते हैं। बचे हुए 2 संधि, यण संधि और अयादि संधि। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम लोगों ने पार्ट 1 में पढ़ा था दीर्घ संधि के बारे में, पार्ट 2 में पढ़ा था हमने गुण संधि और वृद्धि संधि,
और आज की क्लास में इसका चौथा नंबर यण संधि और अयादि संधि के बारे में पढ़ेंगे और स्वर संधि को कंप्लीट करेंगे। स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से यानी कल से हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि के बारे में। स्वर संधि सभी लोगों को थोड़ा सा इजी लगता है, खास करके उन लोगों को जो ज़्यादा इसको पढ़े हुए हैं पहले से, उन लोगों को ये इजी लगता है। बट जो पहली बार पढ़ेंगे उनके लिए थोड़ा सा है टफ। लेकिन व्यंजन संधि में क्या होता है कि उसमें काफ़ी लोगों को दिक्कत होती है, क्योंकि स्वर संधि तक सब कोई अच्छे से पढ़ता है, बट जैसे ही व्यंजन संधि का एंट्री होता है लोग धीरे धीरे उसे छोड़ देते हैं, सो वो थोड़ा टफ हो जाता है। सो इसे कंटिन्यू पढ़ना है ताकि फिर से संधि में कोई प्रॉब्लम ना हो। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा चौथा संधि स्वर संधि है यण संधि, और इसके 3 रूल हैं, 3 नियम जो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये 3 रूल है, एक एक करके तीनों को समझेंगे और तीनों पर एग्जाम्पल रखेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम में रूल्स नहीं आते हैं। ऐसा नहीं कि संधि का कोई रूल्स पूछता है, ऐसा नहीं कहेगा कि यण संधि किसे कहते हैं, अयादि संधि किसे कहते हैं, ऐसा कुछ भी एग्ज़ाम में पूछा नहीं जाता है। आपसे एग्जाम्पल पे ही मन फोकस किया जाएगा, तो नियम को जब जान लेंगे तो एग्जाम्पल भी समझ में आने लगते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो नियम है वो ये है कि ई का अर्थ हुआ छोटी और बड़ी के आगे कोई विजातीय, जिसको हम लोग कहते हैं असमान स्वर। विजातीय मतलब होता है असमान स्वर। जैसे एक होता है सजातीय और एक होता है विजातीय। आप लोग साइंस में पढ़ते होंगे कि सजातीय विजातीय। सजातीय मतलब हो गया प्लस प्लस, बैटरी में होता है ना इलेक्ट्रिक में, और विजातीय मतलब हो गया प्लस माइनस। अगर हम अपने मेल फीमेल में बात करें तो सजातीय का अर्थ हो जाएगा लड़का लड़का लड़की लड़की, लेकिन विजातीय की बात करें तो लड़का लड़की की बात हो रही है। तो जब भी कोई विजातीय स्वर ई के विजातीय स्वर, तो ई के विजातीय स्वर का अर्थ हुआ कि ई को छोड़कर कोई और स्वर। और आपको पता है कि करीब 13 स्वर है। कितने स्वर है? 13 स्वर है। ओ आ ई ऐसे करके 12, और एक री आता है उसमें, जिसको हम लोग ऋषि बनाते हैं। तो 13 स्वर है, उसमें से 2 स्वर, एक है छोटी और एक है बड़ी। तो छोटी बड़ी को छोड़कर कोई और स्वर आ जाए, 11 में से कोई और स्वर आ जाए, कोई भी स्वर, जैसे ओ आ उ ए ओ अंग अह री, कुछ भी आ जाए, तो वो स्वर चेंज होने पर ई को य हो जाता है। मतलब ई किस में बदल जाता है? य में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? और भी य किस तरह बदलता है? हलंत के साथ। हलंत का अर्थ क्या होता है? आधा य। क्या होता है? आधा य होता है। किसी भी व्यंजन के नीचे अगर हलंत लगा दिया गया तो इसका अर्थ होता है कि वो आधा हो गया, मतलब उसमें से स्वर गायब है। स्वर क्या है? कि किसी भी व्यंजन को जब आप बोलेंगे तो उसमें कोई ना कोई स्वर आ जाता है। जैसे मान लीजिए आप पढ़ते हैं क, तो क अ, समझ रहे हैं बात को ना? क अ आ जाएगा, ख ग घ अंग। तो हर एक व्यंजन में कुछ स्वर आ ही जाते हैं, बट जैसे ही उसमें अगर हलंत का हम प्रयोग कर दें, हलंत समझते हैं ना आप लोग? यहाँ पे जो दिया हुआ है य के नीचे देख सकते हैं एक छोटा सा डॉट दिया जाता है, तो हलंत देने का अर्थ होता है कि मतलब वो आधा हो गया। अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो चलिए थोड़ा सा एग्जाम्पल पे हम चर्चा करते हैं कि आखिर ये कैसे होता है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पहला 4 एग्जाम्पल है यहाँ पे। पहला है ई अ, तो ई है और उसके साथ जुड़ रहा है अ क्या सजातीय है या विजातीय है? विजातीय है, उससे अलग है। सजातीय तब होता है जब ई में ई जुड़ता है, ई में ई जुड़ता है, लेकिन ई में क्या जुड़ रहा है? अ जुड़ रहा है, तो विजातीय है। तो ये बन गया य। क्या बन गया? य। अब देखिए, अब यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में य दी, तो य दी का अर्थ हुआ कि
मैंने पिछले क्लास में एक बात बताई थी कि जो हर्षिकार से होता है वो छोटी ही होता है और जो दीर्घिकार से होता है वो बड़ी ही होता है। तो यहाँ पे हर्षिकार है यदि में क्या है, हर्षिकार है। और यदि ई पढ़ने पे देखिए यदि ई आ रहा है ना, और फिर इधर दूसरे साइड का अपी में अ, तो ई अ मिल के यद्यपि, यद्य देखिए पढ़िए यद्य य आएगा, यद्यपि क्या पढ़ते हैं उसको, यद्यपि, यानी कि ई अ मिल के य बन गया, ई अ मिल के क्या बन गया, अ बन गया, य बन गया। आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन ऐसे भी दे सकते हैं कि ई अ के मेल से कौन सा वर्ण बनेगा, ऐसे आते हैं क्वेश्चन। वर्णों का मेल जिसको कहते हैं, वर्णों का मेल, ये टॉपिक याद रखेंगे, वर्णों का मेल। तो उसमें क्या रहेगा, ई अ के मिलने से क्या बनेगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए य के नीचे हलंत, य के नीचे हलंत। ई के साथ छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके साथ कोई भी एक्स्ट्रा कोई भी स्वर है ना, तो य में कन्वर्ट हो जाएगा। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, य में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है बात। तो यहां पे यद्यपि आप देखिए दूसरा एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल बड़ी, क्या है, बड़ी, फिर उसके बाद है आ, क्या है, आ, तो ये भी किसमें बदल गया, य में। किसमें बदल गया, य में। तो इसका अब यहाँ पे अब बगल में हम य के बगल में आ लिख रहे हैं, प्लस में आ लिख रहे हैं ना, तो प्लस में आ क्यों लिख रहे हैं कि मतलब य तो आएगा लेकिन आ के उच्चारण के रूप में आएगा। किस रूप में, उसके साथ साथ य के साथ आ भी आएगा, पढ़ेंगे ना उसको, तो या आ आएगा। जैसे देखिए इति, तो इति में ई और आदि, आदि। अब इसको पढ़ते हैं इत्यादि, इत्या, देखिए इत्या, य आ रहा है ना, य के बाद आ भी आएगा, इत्यादि। यहाँ पे थोड़ा सा अगर एग्जाम्पल की हम बात करें तो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे एग्जाम्पल में, कि यहाँ पे बड़ी ई, यहाँ पे क्या है जी, बड़ी, लेकिन मैंने एग्जाम्पल में छोटी दे दिया है। एग्जाम्पल में क्या दे दिया है, छोटी। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक बाई, इसलिए आप इसको छोटी ही कर देंगे, इसको आप छोटी ही कर देंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। अगर बात करें हम तीसरे एग्जाम्पल की, तो तीसरे एग्जाम्पल में हमें बड़ी ई मिल रहा है। और बड़ी ई कैसे मिल रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे बड़ी ई अ, बड़ी ई अ मिल के बन गया य, क्या बन गया, और उसके साइड में मैंने प्लस में अ लिखा है। प्लस में क्या लिखा है, प्लस में अ लिखने का रीजन क्या है, समझ रहे हैं, जब उच्चारण करेंगे ना तो अ भी आएगा, उसमें क्या आएगा, अ भी आएगा, बड़ य के साथ अ आएगा। जैसे नदी, तो न दी, तो दी में दीर्घिकार है, मतलब बड़ी है, क्या है, बड़ी है। अर्पण, तो अर्पण का अ है, अर्पण का अ है, तो इधर बड़ी इधर अ, अर्पण, तो ये बन गया नद्य अर्पण, नद्य, य के बाद अ, य नद्य, नद्य अर्पण, नद्य अर्पण, य भी आ रहा है अ भी आ रहा है, और उसमें आपको दिखाई नहीं दे रहा है। नद्य अर्पण में कहीं अ लिखा है, नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी उच्चारण करेंगे तो उसमें अ आएगा, नद्य अर्पण, नद्य अर्पण, समझ रहे हैं ना। तो य के साथ क्या आएगा जी, अ। अच्छा, ये डिपेंड करता है ना कि छोटी या बड़ी के साथ अगर अ आएगा तो उच्चारण में भी अ आएगा, य तो आएगा ही बट उसके साथ अ आएगा, आ रहेगा तो आएगा। तो ये समझ में अब आ चुका है बात कि अगर ई हो और उसके साथ कोई विजातीय स्वर हो, विजातीय स्वर मतलब उससे अलग कोई स्वर हो, तो वो य में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है, य में। और एक लास्ट एग्जाम्पल है, थोड़ा सा इसको देख लेंगे, 4 नंबर एग्जाम्पल है ई बड़ी आ, बड़ी आ, य आ। जैसे देवी, तो देवी में दीर्घिकार है, बड़ी है, और फिर आगमन में आ है, आगमन में आ है तो आगमन, तो ये हो गया दिव्यागमन, दिव्य, वो य में बदल गया ना, दिव्य आगमन, दिव्यागमन, य भी आएगा आ भी आएगा। तो बस आपको सिंपल यही बात पहले रूल में याद रखना है कि जब ई क्या हो जी, ई हो और उसके आगे कोई विजातीय स्वर हो तो ई य में बदल जाता है। आया समझ में। चलिए इसके दूसरे टॉपिक को समझते हैं। अब हमारा सेकंड जो रूल है
वो सेकंड रूल ये कह रहा है कि ऊ मतलब छोटा ऊ बड़ा ऊ के आगे किसी विजातीय स्वर, अगर इससे कोई विजातीय स्वर आता है, अलग स्वर आता है, के आने पर ऊ को व हो जाता है। ऊ किस में बदल जाता है? व में। जैसे कि अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा कि ई जो होता है य में बदलता है, तो ऊ किस में बदलता है? व में बदलता है। ऊ व में, ई य में। सिंपल है, बात वही है पिछली वाली। बस अगर ऊ के साथ कोई अन्य आया तो वो व में बदलता है, और ई के साथ कोई अन्य स्वर आया तो य में बदलता है। इसे ही कहते हैं यण संधि। क्या कहते हैं? यण संधि। किसके अंतर्गत आता है ये? यण संधि के अंतर्गत आता है। चलिए एग्जाम्पल थोड़ा एक ही बार में समझेंगे। यहाँ पे एक और तीसरा जो है कि री के आगे किसी विजातीय स्वर के आने पर, अगर री के आगे कोई विजातीय स्वर आ गया, जैसे कि री तब र में हो जाता है, री किस में बदल जाता है? र में। इन्हें यण संधि कहते हैं। इन तीनों को ही क्या कहते हैं? यण संधि कहते हैं। इस बात को दिमाग में बैठा लिए। एक बार मैं फिर से रिवीजन करा देना चाहता हूं, तीनों लाइन को एक ही शब्द में समझ लीजिए कि अगर ई है तो य में बदलेगा, ऊ है तो व में बदलेगा, अगर री है तो र में बदलेगा। बस ये पॉइंट याद कर लो। इसी को हम लोग कहते हैं यण संधि। क्या कहते हैं? यण संधि। जीवन भर दिमाग में बैठा लो, इससे ज्यादा कुछ होता नहीं है। समझ रहे हैं ना बात को? चलिए एग्जाम्पल को हम समझ लेते हैं और इसके क्लियर करके अगले लास्ट एग्जाम्पल पे हम लोग चलेंगे। यहाँ पे मात्र इसके 4 एग्जाम्पल है, इसको अच्छे से आप लोग समझेंगे। एग्जाम्पल को जो व्यक्ति अच्छे से समझता है वही आदमी एग्जाम में अपना नंबर ला पाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम में एग्जाम्पल ही होता है, ठीक है ना? कुछ भी हो सकता है, बस रूल्स आपको याद होने चाहिए। पहला हमारा है ऊ के साथ जुड़ रहा है अ। ऊ के साथ क्या जुड़ रहा है? तो वो बदल गया व। किस में बदल गया? व। व के साथ उसमें क्या आएगा? अ। उच्चारण करेंगे तो अ आ जाएगा। क्यों अ आएगा? क्योंकि ऊ किसके साथ मिल रहा है? अ के साथ। तो मैंने पिछली बार ही बताया कि जिसके साथ मिलेगा वो आएगा बोलने में, जिसके साथ मिलेगा वो किसके क्या आएगा? वो बोलने में आ जाता है। अ जैसे अनु, क्या है? अनु, अनु, ऊ आ रहा है ना? देखो, एक होता है तारकुन और एक होता है बारजुन। एक होता है तारकुन और एक होता है बारजुन। तो तारकुन को छोटा ऊ कहते हैं और बारजुन को बड़ा ऊ कहते हैं। तो अनु में क्या है? तारकुन है। अनु में क्या है? तारकुन है। और अय, तो अय में अय में अय, तो ये हो गया अन्वय। किसमें बदल गया है? अन्वय। अनवय। ध्यान से देखिए, अन्व वो आ गया ना? व के बाद पढ़ो ऐसे अन्वय, अन्व व के बाद अ। क्या आ रहा है? अ व आ रहा है। तो वह भी हो जाएगा और उसके साथ साथ क्या आएगा? उसमें ओ आएगा। कब? जब ऊ के साथ कोई अन्य स्वर मिलेगा तब। क्लियर हो रहा है बात? समझ में आ रहा है ना बात? ठीक है। यहां पे फिर है ऊ आ, तो वो फिर व में बदल गया और फिर उसके साथ आएगा उच्चारण में। तो एग्जाम्पल में अगर देखें हम तो सू में ऊ, उसके साथ आगत, सु आगत, तो आ रहा है ना, तो मिलके बन गया स्वागत। वो बदल गया, वो में आ गया। किसमें चेंज हो गया? वो आ गया स्वागत। एग्जाम में आता है स्वागतम का संधि विच्छेद क्या होता है? तो सुजोड़ आगतम, सुजोड़, या ऐसे हो सकता है कि सुजोड़ आगतम का संधि क्या होगा? तो स्वागतम। कौन सा शब्द बनेगा? ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, तो आपके दिमाग में होना, ठीक है, सुजोड़ आगत तो आप रट लेंगे तो स्वागतम हो जाएगा। सब चीज को रट नहीं ना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए अनुजोड़ अ से कौन सा शब्द बनेगा? तो अनु, तो आपके दिमाग में अरे ऊ आ रहा है और ऊ के साथ अ मिल रहा है, ये तो यण संधि है। और हमने पढ़ा है कि जब ऊ में कोई भी स्वर अगर आके मतलब मिला तो वो में चेंज हो जाता है। किसमें? तो यहाँ पे अन्वय होगा। क्या होगा? अन्वय। देखो कितना बारीकी चीज है, आसान भी नहीं है, इसको दिमाग में रखना होगा। रट नहीं सकते कि एग्जाम्पल तो कुछ भी हो सकता है। ये हो गया। अब यहां पे आ रहा है ऊ ए, तो वह में चेंज हो गया अनुएषण, अन्वेषण। अनुएषण का क्या हो गया? अन्वेषण। री के साथ अ मिल रहा है, री के साथ क्या मिल रहा है? तो ये किस में चेंज हो जाएगा?
र में। 4 नंबर एग्जाम्पल देख रहे हैं ना, र में। तो पितरी, पितरी में री आ रहा है ना, पितरी। अब पितरी में री आ, आज्ञा, आज्ञा का आ, आज्ञा का आ, तो वो बन गया पित्राज्ञा, पित्राज्ञा। र में चेंज हो गया, पित्रा, पितृ, र उसमें आ गया पित्राज्ञा। तो जब री में कोई स्वर मिलेगा तो वो किस में चेंज हो जाएगा, र में। ऊ में कोई स्वर मिलेगा तो वो चेंज होगा व में। ठीक है, तो इसको हम लोग कौन सा संधि कहते हैं, यण संधि कहते हैं। अब हमारा आता है अंतिम अयादि संधि, मतलब स्वर संधि का 5वां भेद और अंतिम भेद। आज के क्लास का अंतिम टॉपिक यण संधि, सॉरी अयादि संधि। यहां पे इसका डिफिनीशन है कि ए और ओ से परे, परे मतलब होता है अलग, परे मतलब किसी भी स्वर के होने पर क्रमशः अय, आय, औ और आओ हो जाता है, इसे अयादि संधि कहते हैं। समझिएगा बात को। ओ इनको छोड़ करके कोई अन्य स्वर आ जाए तो वो ए जो है, आपका जो ए है वो ए चेंज होगा अय में, ए चेंज होगा आय में, ओ चेंज होगा औ में, औ चेंज होगा आओ में। देखिए चारों का चार है ना, ए अय में, ए आय में, ओ औ में, औ आओ में। कब, जब इनके साथ इन चारों में से कोई अलग स्वर होगा तब। तो इसे हम लोग कहेंगे अयादि संधि। कौन संधि कहेंगे, अयादि संधि। ये हमारा लास्ट है, समझिएगा। एग्जाम्पल की हम बात करें तो एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं करीब करीब यहाँ पे मैंने 5 एग्जाम्पल दिए हैं। कितने एग्जाम्पल दिए हैं, 5 एग्जाम्पल दिए। चलिए पांचों एग्जाम्पल को एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले है ए के साथ मिल रहा है ओ, ए के साथ क्या मिल रहा है ओ, तो ये बदल जाएगा अय में, किसमें, और साइड में मैंने प्लस में अ लिखा है। इसका कारण क्या है कि उच्चारण में अ भी आएगा। जैसे कि ने, तो ने में ए आएगा, ने में ने ए आ रहा है ना, ने अन में अ है, अन में अ है, तो ने जोड़ अन। तो आपने क्या पढ़ा कि ने जो है अगर ए आएगा किसी के साथ मिलेगा तो अय में चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, तो ने के बाद अ हो गया, तो अब ने हट जाएगा, अ हट जाएगा, अय हो जाएगा। तो न य अ य, देखिए अ य पढ़िए, न य दिख रहा है आपका, लेकिन यन, उसको यन में लेते हैं, यन, नयन, न यन। तो जब ए होगा, क्या होगा, ए होगा और इन चारों स्वर से अलग होकर किसी अन्य स्वर से मेल करेगा तो वो बदल जाएगा अय में। किससे बदलेगा, अय में। अगर ए क्या होगा, ए मिलेगा तो आय बनाएगा, ए मिलके क्या बनाएगा, आय। देखिए अगर किसी वर्ण के ऊपर एकले है, एकले आप लोग समझते हैं कि कोई लाइन है और एक लाइन उस पर खींचा जाए, मात्र कितने लाइन, एक लाइन खींचा जाए तो उसको एकले बोलते हैं। लेकिन 2 लाइन खींचते हैं तो क्या रहता है, दुल्हे। क्या बोलते हैं, दुल्हे बोलते हैं। पता नहीं आप लोग बचपन ही सब पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, दुल्हे। जैसे कि मान लीजिए कहा जाए केसर, तो केसर में क के ऊपर एकले है, लेकिन कहा जाए कैसर, कैसर, तो क्या क के ऊपर दुल्हे है, तो दुल्हे है तो ए और एकले है तो ए। ठीक है ना, तो ए और मिलके आय बनाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो गए, क्या है, गए, गए अक मिलके क्या बनाएगा, गायक। ये कई बार क्वेश्चन ये सब पूछता है, ये तो बड़ा पूछता है, नयन गायक वाला बड़ा पूछता है एग्जाम में, कई बार मैंने देखा ये क्वेश्चन ज्यादा पूछता है। ओ अ में, चलिए ओ अ में अ हो जाएगा, ओ अ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, औ। जैसे पो जोड़ अन, पो जोड़
अन मिल के क्या बना देगा? पवन। क्या बन जाएगा? पवन। अवन देखिए, प अवन पवन, ठीक है ना, उसमें अ है पवन, पवन। फिर है औ से आओ, औ किसमें बदल जाएगा? आओ। पौअक बराबर पावक। तो ऐसे ही आप लोग अब समझ गए होंगे कि कैसे अयादि संधि होता है, कैसे गुण संधि होता है, कैसे वृद्धि संधि होता है, कैसे दीर्घ संधि होता है। इन पांचों संधियों के बारे में आप लोगों ने समझ लिया। उम्मीद है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन इस तरह के आए तो आप लोगों से बन जाए, क्योंकि याद रखना एक बात आप लोगों को, एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन स्वर संधि से ही पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से नहीं पूछा जाता है, बट ज्यादातर चांसेस रहते हैं आप लोगों के इसी संधि से, और खास करके अयादि संधि, खास करके जो अभी आपने ये स्क्रीन पर आप देख रहे हो, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। चाहे कोई भी एग्जाम, किसी भी बोर्ड सब एग्जाम दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे, कुछ भी दे, सब में इसी से ज्यादा चांसेस बनता है। बट सबको दिमाग में रखना है, कल के टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन संधि। क्या पढ़ेंगे? व्यंजन संधि पढ़ेंगे, और उसको समझेंगे एक एक करके। कुछ लोगों का कमेंट है मेरे पास कि सर वीडियो थोड़ा बड़ा बनाइए। देखिए ऑलरेडी 20 से 25 मिनट का वीडियो हो जाता है, अब इससे बड़ा होने का अर्थ 1 घंटा वाला वीडियो हो जाएगा। और 1 घंटा का वीडियो कुछ लोग देख सकते हैं जो लोग पढ़ाई से बिल्कुल जिनका लगाव है, और उनका एग्जाम का भी डर है कि भाई एग्जाम बहुत कम है, इसलिए आप लग रहा है कि और ज़्यादा होना चाहिए। बट मुझे जो वीडियो बनाना होता है वो सभी लोगों को देखकर बनाना होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 1 मिनट बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, वो तुरंत मतलब वीडियो खोले, उसका PDF डाउनलोड किए और वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं। तो सबको मैनेज करके चलना पड़ता है। ज़्यादा लंबा वीडियो भी हो जाए तो अच्छा नहीं लगता है, बट कोशिश करेंगे कि हर वीडियो आधा घंटा से कम का ना हो और इससे ज़्यादा भी ना हो। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए इतना ही।